प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में नाउरू नाम का एक छोटा सा द्वीप देश है। यह द्वीप इतना छोटा है कि अगर आप दुनिया के नक्शे पर इसे ढूंढना चाहें तो शायद आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़े। चारों ओर फैला नीला समंदर और उसके बीचों बीच यह द्वीप मानो समुद्र की गोद में छुपा हुआ एक अनमोल रत्न हो। यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और इसका आकार इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला नाउरू एक ऐसा देश है जिसे आप कुछ ही घंटों में पैदल घूम सकते हैं, लेकिन इसकी सीमाओं के भीतर छुपी है एक अनोखी दास्तान। कभी यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, जब यहां की धरती से निकलने वाला फॉस्फेट सोने से भी कीमती था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। समृद्धि के निशान अब वीरान इमारतों और खाली खदानों में तब्दील हो चुके हैं। नाउरू की खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं है, यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। यहां न तो कोई बड़ा शहर है, न ही चमचमाती इमारतें, बल्कि एक सादा सा प्रशासनिक इलाका है। सरकार के दफ्तर यारेन जिले में है, लेकिन इसे राजधानी का दर्जा नहीं मिला। यहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और सरकारी कामकाज भी एक छोटे से समुदाय की तरह चलता है। यहां की आबादी लगभग 12,000 है, जो किसी छोटे कस्बे जितनी है। हर कोई एक दूसरे को जानता है और यहां की जिंदगी में एक अलग ही अपनापन है। इस द्वीप की कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा समुदाय अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए रखता है, जबकि बाहरी दुनिया का प्रभाव लगातार बढ़ता है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाज, पारंपरिक गीत और नृत्य को आज भी संजोए हुए हैं। औपनिवेशिक काल, फॉस्फेट की खोज और फिर बर्बादी, यह सब नाउरू के इतिहास का हिस्सा है। कभी जर्मन, फिर ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश शासन के अधीन नाउरू ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। नाउरू हमें सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और भविष्य की योजना कितनी जरूरी है। जब फॉस्फेट खत्म हुआ तो यहाँ की धरती बंजर हो गई और लोगों को नए रास्ते तलाशने पड़े। हम जानेंगे कि यह द्वीप कैसे बना, इसकी चट्टानों और जमीन के नीचे छुपा है लाखों साल पुराना इतिहास। यहाँ के लोग कौन हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है और वे किस तरह चुनौतियों का सामना करते हैं, और फॉस्फेट ने इसकी किस्मत कैसे बदली। कैसे एक साधारण द्वीप अचानक दुनिया की नजरों में आ गया। जब संसाधन खत्म हुए तो देश को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी, आर्थिक संकट और पर्यावरणीय समस्याएं यहां के लोगों की रोजमर्रा की हकीकत बन गई। आज नाउरू किस हाल में है? यहां के लोग अब भी उम्मीद के साथ अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं और नई पहचान गढ़ने में लगे हैं। नाउरू की कहानी एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। यह हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हौसला और एकजुटता हो तो कोई भी देश अपनी किस्मत बदल सकता है। नाउरू भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित एक अंडाकार द्वीप है, जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र गणराज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह द्वीप इतना छोटा है कि मानचित्र पर इसे ढूंढना भी एक चुनौती हो सकती है। इसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, यानी किसी बड़े शहर के एक मोहल्ले जितना। यहां की सीमाएं इतनी सिमटी हुई हैं कि हर दिशा में समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। आप इस देश के चारों ओर 1 घंटे से भी कम समय में घूम सकते हैं। यहां एक मुख्य सड़क है जो पूरे द्वीप का चक्कर लगाती है और स्थानीय लोग अक्सर साइकिल या कार से इस रास्ते पर सफर करते हैं। द्वीप के चारों ओर फैली मूंगे की चट्टानें इसे एक प्राकृतिक किले की तरह घेरती हैं, जिससे यहां कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बन पाया है। इसी कारण बड़े जहाजों का आना जाना भी मुश्किल होता है। इसका भीतरी भाग, जिसे टॉप साइड कहते हैं, कभी घने जंगलों से ढका था, जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। लेकिन 20वीं सदी में यहां बड़े पैमाने पर फॉस्फेट खनन हुआ, जिससे यह इलाका लगभग पूरी तरह बंजर हो गया है। आज नाउरू की आबादी छोटी और घनी है, लगभग 12,000 लोग, जो मुख्य रूप से तटीय बस्तियों में रहते हैं। यहाँ के गांव समुद्र के किनारे बसे हैं और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। नाउरूअन लोग 12 पारंपरिक जनजातियों में बंटे हैं, जिनका प्रतीक देश के ध्वज पर 12 नुकीले तारे के रूप में दिखता है। यह ध्वज उनके इतिहास और एकता का प्रतीक है। नाउरूअन लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहरे जुड़े हैं। पारंपरिक नृत्य, गीत और त्योहार आज भी यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा है और युवा पीढ़ी इन्हें सीखने में गर्व महसूस करती है। यहाँ की अपनी नाउरूअन भाषा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अंग्रेजी भी शिक्षा, प्रशासन और रोजमर्रा के संवाद में आम तौर पर बोली जाती है, जिससे द्वीप पर एक अनूठा भाषाई मिश्रण देखने को मिलता है। द्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ साल भर गर्मी और उमस रहती है और बारिश का मौसम भी आता है, लेकिन ताजे पानी की कमी
यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यहाँ के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विलवणीकरण संयंत्रों पर निर्भर रहते हैं। पानी की हर बूंद यहाँ कीमती है। नाउरू का समाज कभी मातृवंशीय था, जहां संपत्ति और परंपराएं मां की ओर से चलती थीं, लेकिन समय के साथ बाहरी प्रभावों और आधुनिकता के कारण सामाजिक ढांचे में बदलाव आया है। इन सब के बावजूद नाउरू के लोग अपनी पहचान और विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस द्वीप की अनूठी कहानी को जीवित रखना चाहते हैं। नाउरू का प्रारंभिक इतिहास रहस्य से भरा है। यह छोटा सा द्वीप जो आज प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है, सदियों तक बाहरी दुनिया से लगभग अनजान रहा। यहाँ की भूमि, समुद्र और आकाश ने न जाने कितनी अनकही कहानियां अपने भीतर समेट रखी हैं। माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियन नाविक यहां आकर बस गए। वे अपने साथ समुद्री यात्रा की परंपराएं, गीत, कहानियां और जीवन जीने के अनूठे तरीके लाए। इन नाविकों ने समुद्र की लहरों और सितारों की मदद से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय की थी। वे 12 जनजातियों में संगठित थे, जिनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। हर जनजाति की अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और परंपराएं थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। उनका समाज आपसी सहयोग और सामूहिकता पर आधारित था। उनका मुख्य भोजन नारियल, पंडानस फल और मछली था। ये चीजें न केवल उनके भोजन का हिस्सा थीं, बल्कि उनकी संस्कृति और त्योहारों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। समुद्र और जंगल उनके लिए जीवनदायिनी थे। मछुआरे इबिजा नामक तकनीक से प्रशिक्षित पक्षियों की मदद से मछली पकड़ते थे। ये तकनीक पीढ़ियों से चली आ रही थी और इसमें इंसान और प्रकृति के बीच गहरा तालमेल दिखता था। मछली पकड़ना केवल आजीविका नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी थी। उनका जीवन सरल और बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। छोटे छोटे गांवों में लोग मिलजुल कर रहते थे और हर दिन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर बिताते थे। यहां समय मानो धीरे धीरे बहता था और हर दिन एक जैसा शांत और स्थिर लगता था। 1798 में ब्रिटिश जहाज हंटर के कप्तान जॉन फर्न ने इस द्वीप को देखा और इसे प्लीजेंट आइलैंड नाम दिया। यह पहली बार था जब नाउरू का नाम बाहरी दुनिया के नक्शे पर दर्ज हुआ। इसके बाद यूरोपीय व्यापारी, व्हेलर्स और भगोड़े अपराधी यहां आने लगे, जिन्होंने शराब, हथियार और बीमारियां लाकर द्वीप की शांति भंग कर दी। धीरे धीरे नाउरू की पारंपरिक जीवन शैली पर बाहरी प्रभाव बढ़ने लगा और यहाँ के लोग नई चुनौतियों का सामना करने लगे। 19वीं सदी के अंत तक यूरोपीय हथियारों के कारण एक विनाशकारी गृहयुद्ध हुआ, जिसने आबादी और सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया। इस संघर्ष ने नाउरू के शांतिपूर्ण समाज को गहरे घाव दिए, जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया गया। 1888 में जर्मनी ने द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिससे नाउरू के औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। इस नए दौर में नाउरू की पहचान, उसकी संस्कृति और उसके लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जर्मन शासन के दौरान नाउरू में व्यवस्था स्थापित हुई और ईसाई मिशनरियों ने स्कूल और चर्च बनाए। नाउरूअन भाषा की लिखित लिपि बनी और बाइबल का अनुवाद हुआ। वर्ष 1900 में अल्बर्ट एलिस ने पता लगाया कि नाउरू उच्च गुणवत्ता वाले फॉस्फेट से बना है। यह फॉस्फेट उर्वरक के लिए बेहद कीमती था। 1906 में पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी ने खनन शुरू किया, लेकिन नाउरू के लोगों को इसका बहुत कम लाभ मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाउरू का प्रशासन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपा गया, लेकिन असल नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया के पास था। ब्रिटिश फॉस्फेट आयोग ने बड़े पैमाने पर फॉस्फेट का निर्यात शुरू किया और नाउरू के लोगों को मामूली रॉयल्टी दी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ने द्वीप पर कब्जा किया, जिससे नाउरू वासियों को जबरन मजदूरी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद नाउरू फिर से ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के अधीन आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फॉस्फेट खनन फिर से तेजी से शुरू हुआ। नाउरू वासियों ने अपने संसाधनों पर नियंत्रण और बेहतर रॉयल्टी की मांग की। हैमर डे रॉबर्ट के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद 1968 में नाउरू स्वतंत्र गणराज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद नाउरू ने फॉस्फेट खनन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और एनपीसी की स्थापना की। 70 और 80 के दशक में फॉस्फेट की ऊंची कीमतों ने नाउरू को दुनिया के सबसे अमीर देशों में ला खड़ा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाएं मुफ्त थीं। पारंपरिक जीवन शैली लगभग समाप्त हो गई। लोग सरकार से मिलने वाले धन पर निर्भर हो गए
और विदेशों से आयातित भोजन खाने लगे। सरकार ने फॉस्फेट की आय को ट्रस्ट फंड और विदेशी संपत्तियों में निवेश किया, जैसे मेलबर्न का नाउरू हाउस। यह समृद्धि का दौर एक मीठे सपने जैसा था, जो जल्द ही टूटने वाला था। फॉस्फेट एक सीमित संसाधन था और अनियंत्रित खनन ने द्वीप को लगभग खोखला कर दिया। 1990 के दशक के अंत तक फॉस्फेट के भंडार लगभग समाप्त हो गए। देश की आय गिर गई, मुफ्त सेवाएं बंद होने लगीं और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ट्रस्ट फंड भी खराब निवेश और भ्रष्टाचार के कारण डूब गया। विदेशों में खरीदी गई संपत्तियां कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ीं। बेरोजगारी 90% तक पहुंच गई, क्योंकि खनन के अलावा कोई अन्य रोजगार नहीं था। आसान जीवन और आयातित भोजन पर निर्भरता ने स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया। मोटापा, मधुमेह और अन्य बीमारियां आम हो गईं। पर्यावरणीय नुकसान भी भारी था। द्वीप का 80% हिस्सा बंजर हो गया और जैव विविधता नष्ट हो गई। नाउरू की कहानी बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किस तरह विनाशकारी हो सकता है। आज नाउरू विदेशी सहायता, खासकर ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित शरणार्थी केंद्र ने कुछ राजस्व और रोजगार दिया, लेकिन विवाद भी पैदा किए। सरकार अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए मछली पकड़ने के लाइसेंस और पर्यटन जैसे नए रास्ते तलाश रही है। पर्यटन अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन कुछ साहसी यात्री यहां के इतिहास और परिदृश्य से आकर्षित होते हैं। नाउरू के लोग अब साधारण जीवन जीना सीख रहे हैं। कई लोग सरकारी नौकरियों में हैं या पारंपरिक कार्यों की ओर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन नाउरू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय कटाव और पानी की कमी ला सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद नाउरू के लोग लचीले हैं और बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। नाउरू की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति और समाज है। यहाँ पारिवारिक और सामुदायिक संबंध बहुत मजबूत हैं। विस्तारित परिवार एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। सामुदायिक भावना मुश्किल समय में मददगार साबित होती है। संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पारंपरिक गीत नृत्य त्योहारों पर किए जाते हैं। फ्रिगेट बर्ड नाउरू का राष्ट्रीय पक्षी है, जो शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। खेल कूद, खासकर ऑस्ट्रेलियाई रूल्स फुटबॉल और भारोत्तोलन यहाँ बहुत लोकप्रिय है। नाउरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता पाई है। लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। स्कूलों में नाउरूअन भाषा पढ़ाई जाती है। नाउरू की असली दौलत उसके लोग और उनकी अटूट भावना है। नाउरू कई अनोखी बातों से भरा है। इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। यारेन जिला प्रशासनिक केंद्र है। देश के चारों ओर केवल एक मुख्य सड़क है, जिसकी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर है। नाउरू का ध्वज भी खास है। नीला रंग महासागर, पीली रेखा भूमध्य रेखा और 12 कोनों वाला सितारा 12 जनजातियों का प्रतीक है। नाउरू दुनिया के सबसे मोटे लोगों का देश है। मोटापे और मधुमेह की दरें यहां सबसे अधिक हैं। सरकार और स्वास्थ्य संगठन इस संकट से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। यहां की संसद में केवल 19 सदस्य होते हैं और सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं। नाउरू के पास अपनी सेना नहीं है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया की है। नाउरू आज एक चौराहे पर खड़ा है, आशा और अनिश्चितता दोनों के साथ। फॉस्फेट के बाद देश को स्थायी आर्थिक मॉडल की तलाश है। विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना और नए आय स्रोत खोजना सरकार की प्राथमिकता है। पर्यावरणीय पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। खनन से तबाह टॉप साइड को फिर से उपजाऊ बनाना आसान नहीं। जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे बड़ा है। समुद्र का बढ़ता स्तर नाउरू के अस्तित्व के लिए खतरा है। नाउरू अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु कार्रवाई के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन उसे वैश्विक सहयोग की जरूरत है। इन सब के बावजूद नाउरू के लोग लचीले और अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। उन्होंने हर संकट का सामना किया है। नाउरू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह लचीलेपन और आशा का संदेश देती है।